चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बोनस इशू के साथ। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और थ्योरी आने के चांसेस ज़्यादा हैं रादर देन प्रैक्टिकल। बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए बोनस इशू का मतलब क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। व्हाट इज दिस कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स? लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज एक कंपनी है आपके पास एबीसी लिमिटेड, ठीक है, जिसके 10,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। तो कितनी शेयर कैपिटल हो जाती है उसकी? 1 लाख रुपए। अब सपोज कंपनी के पास रिजर्व्स इकट्ठे हो चुके हैं लगभग 5 लाख रुपए के। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो इन रिजर्व से अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस इशू देगी। तो एक लाइन आपको प्रोवाइड करता हूँ, कंपनी डिसाइडेड टू प्रोवाइड बोनस शेयर्स in 3:1। Now what is this 3:1? इससे आप निकालेंगे कि आपके बोनस शेयर्स कितने इशू होंगे। तो देखिए 10,000 शेयर्स ऑलरेडी हैं, इससे सिंपली आप रेशो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मतलब इसका ये है कि कंपनी 30,000 शेयर्स जो है वो एज ए बोनस देगी। अभी एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का। तो कितना अमाउंट हो गया? 3 लाख रुपए। तो होगा क्या आफ्टर बोनस इशू? बोनस इशू के बाद अगर आप बात करें तो जो कंपनी के शेयर्स हैं 10,000 तो ऑलरेडी थे और 30,000 शेयर्स और इशू हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 40,000 शेयर्स। यस और नो? तो 40,000 शेयर्स हो जाएंगे 10 रुपये के हिसाब से। कितना हो गया आपका? 4 लाख रुपए। प्लस जो रिजर्व्स हैं 5 लाख रुपए के थे, ठीक है, जिसमें से कंपनी ने 3 लाख रुपए के रिजर्व्स यूज़ कर लिए बोनस इशू देने में। तो उसके रिजर्व्स बचेंगे कितने? 2 लाख रुपए, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो शेयर होल्डर फंड पहले भी 6 लाख था, अब भी शेयर होल्डर फंड 6 लाख है। बस हुआ यह है कि आपने रिजर्व से उसे कन्वर्ट कर दिया अपने शेयर्स में, इसीलिए हम इसको लिखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। और क्योंकि शेयर होल्डर्स को कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, इसलिए शेयर्स एट नो कॉस्ट। समझ में आया बोनस इशू क्या है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि सोर्सेज कौन से हैं बोनस इशू के, कहाँ से दिया जाता है? तो सबसे पहला सोर्स है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जैसा कि आपको पता है कि सीआरआर का यूज़ सिर्फ एक ही पर्पस के लिए हो सकता है, दैट इज़ फॉर द बोनस इशू। इसलिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो होती है कि हम बोनस इशू अगर दे रहे हैं और हमारे पास सीआरआर है तो हम उसका यूज़ करें। फिर हमारी सेकंड प्रायोरिटी होती है कि अगर सीआरआर में बैलेंस इनसफिशिएंट है या नहीं है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करें, क्योंकि कंपनी एक्ट में आपको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है वो बड़े रिस्ट्रिक्टिव पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है और उसमें से एक पर्पस है फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इशू। फिर थर्ड प्रायोरिटी हमारी होती है आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। तो अगर सीआरआर या सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट इनसफिशिएंट है या नहीं है तो उसके बाद हम आते हैं पीएनएल और जनरल रिजर्व पे। और फिर हमारी फोर्थ प्रायोरिटी होती है कि रीवैल्यूएशन रिजर्व में से, रीवैल्यूएशन रिजर्व कब बनता है? जब हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को अपवर्ड रीवैल्यू करते हैं। कब बनता है? व्हेन फिक्स्ड एसेट्स आर अपवर्ड रीवैल्यूड, ठीक है। तो अगर फिक्स्ड एसेट्स को आपने अपनी बुक्स में अपवर्ड रीवैल्यू किया हुआ है और उसकी वजह से रिवैल्यूएशन रिजर्व बना है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है इफ़ रियलाइज्ड इन कैश। ये पूरा एक केस लॉ हुआ था। इफ़ रियलाइज्ड इन कैश, इफ़ रियलाइज्ड इन कैश का मतलब ये है कि जो आपने फिक्स्ड एसेट्स को अपवर्ड रीवैल्यू किया और रिवैल्यूएशन रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र किया, वो फिक्स्ड एसेट जो है सोल्ड हो चुका है। फिक्स्ड एसेट हैज़ बीन सोल्ड। वो फिक्स्ड एसेट जो है आपका सोल्ड हो चुका है, क्योंकि बिक जाएगा उसी के बाद ही हम बोल सकते हैं कि वो कैश में रियलाइज हुआ है, ठीक है। तो आपने ये सब नहीं देखना, आपने ये देखना है कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व कैश में रियलाइज्ड है तो आप उसे यूज़ करेंगे। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप नीचे अजम्पशन दे के आएंगे कि हम ये मान रहे हैं कैश में रियलाइज हुआ है। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व कैश में रियलाइज नहीं हुआ तो आप उसे यूज़ नहीं करेंगे। वैसे यहाँ तक आने की नौबत नहीं पड़ती, पहले 3 से ही काम चल जाता है, ठीक है। तो ये हमारी 4 प्रायोरिटीज़ हैं। फटाफट पहले आप इसे एक बार सारा का सारा नोट डाउन करिए फास्ट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? याद आ रहा है ना, डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है हमने कि जब फिक्स्ड एसेट को अपवर्ड रीवैल्यू करते हैं। और रियलाइज्ड इन कैश का मतलब
कि अपवर्ड रिवैल्यू होने के बाद अगर वो बिक गया तो हम बोलते हैं कि वो कैश में रियलाइज हुआ। अगर अभी नहीं बिका है, सिर्फ अपवर्ड रिवैल्यू के बुक में पड़ा हुआ है, तो इट इज नॉट रियलाइज्ड इन कैश। क्वेश्चन में आपको बताएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। जर्नल एंट्री की बात करें तो क्या होगी, तो पहली जर्नल एंट्री होगी कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, सीआरआर यूज़ कर रहे हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम या पी&एल या जनरल रिजर्व या रिवैल्यूएशन, जो भी। डेबिट क्यों, क्योंकि इससे आपके रिजर्व्स कम हो रहे हैं। रिजर्व्स कम हो रहे हैं मतलब प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। प्रॉफिट्स कम होते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यस और नो। टू, बोनस इशू, और नेक्स्ट एंट्री होगी बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो बी प्रॉफिट्स सेट असाइड फॉर बोनस इशू। ठीक है, और उसके बाद बीइंग बोनस इशू मेड। तो इस तरीके से आप इसे करेंगे, नोट करिए फर्स्ट। नेक्स्ट, अब कंपनीज एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं, ये देखिए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना है। इस पे 4 से 5 नंबर का शॉर्ट नोट एग्जाम में आ सकता है। देखिए सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 63, और जरूरी नहीं है कि अकाउंट्स में है, लॉ में भी आ सकता है। प्रोवाइड्स दैट नो कंपनी शेल कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट, मतलब कोई भी कंपनी जो है वो बोनस इशू नहीं कर सकती और रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुली पेड अप अंडर सब सेक्शन अनलेस, मतलब ये जो कंडीशंस लिखी हुई हैं, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी कोई कंपनी बोनस इशू कर सकती है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई तो कंपनी बोनस इशू नहीं कर सकती। समझ में आई बात। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ हो कि कंपनी ऑथोराइज है बोनस इशू करने के लिए। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड बीन ऑथोराइज्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। बोर्ड मीटिंग, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड का मतलब क्या है कि बोर्ड मीटिंग के अंदर इस पे एजेंडा पास हुआ है, प्लस जनरल मीटिंग जो शेयर होल्डर्स की होती है उसके अंदर बकायदा इस पे रेजोल्यूशन पास किया गया है कि हाँ बोनस इशू किया जा सकता है। कंपनी ने किसी भी तरीके का डिफॉल्ट नहीं किया इंटरेस्ट पेमेंट में या प्रिंसिपल पेमेंट में ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, या कोई जो भी कंपनी ने लोन ले रखा है या फिक्स्ड डिपॉजिट्स इशू कर रखे हैं उसमें कि चाहे प्रिंसिपल अमाउंट है चाहे इंटरेस्ट अमाउंट है, उसमें किसी भी चीज़ पर कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया। इट हैज़ नॉट डिफ़ॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ स्टैच्यूटरी ड्यूज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो स्टैच्यूटरी ड्यूज़ होते हैं एम्प्लॉयज़ के, लाइक कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ग्रेच्युटी, बोनस, इसके अंदर भी कंपनी ने किसी भी तरह की पेमेंट में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया। द पार्टली पेड अप शेयर्स, देखिए बोनस इशू अगेंस्ट फुली पेड अप शेयर्स ही हो सकता है, तो अगर पार्टली पेड अप शेयर्स है, इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, उनको सबसे पहले फुली पेड अप बनाना पड़ेगा और उसी के बाद जो है वो बोनस इशू किया जा सकता है। तो 5 कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहले ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स, सेकंड बोर्ड अप्रूवल एंड जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट प्रिंसिपल में कोई डिफॉल्ट नहीं किया ऑन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। स्टैच्यूटरी ड्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ में अब आप एम्प्लॉयज़ का डिफ़ॉल्ट करके बैठे हो, उनकी पेमेंट नहीं कर रहे हो और बोनस इशू कर रहे हो, कहाँ की बात है। तो एकदम वैलिड कंडीशन है। सेम वे जिन्होंने लोन दे रखा है, अगर उनकी डिफ़ॉल्ट कर रहे हो और आप बोनस इशू दे रहे हो ओनर्स को, तो गलत बात है। तो सी और डी तो एकदम वैलिड कंडीशंस हैं, यस और नो। और उसके बाद डेट ऑफ अलॉटमेंट पे पार्टली पेड अप शेयर जो है वो फुली पेड अप होने चाहिए, ठीक है। The company which has once announced the decision on its board recommending a bonus issue shall not subsequently withdraw the same। एक बार अगर ये अनाउंस हो गया तो उसको subsequently withdraw नहीं किया जा सकता। समझ में आई बात। तो ये प्रोविजंस हैं इन कंपनीज एक्ट रिलेटेड टू बोनस इशू। इसको एक बार आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फटाफट इतना एक बार आप कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी बातें करते हैं। थैंक यू। चलिए बात करते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के क्या रेगुलेशंस हैं रिलेटेड टू बोनस इशू। देखिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो रेगुलेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के केस में अप्लाई होते हैं, अनलिस्टेड कंपनीज के केस में वो अप्लाई नहीं होते। सबसे पहले है रेगुलेशन 92। रेगुलेशन 92 के अंदर जो सारे प्रोविजंस हैं आप देखेंगे कि सेम प्रोविजंस हैं जो आपको कंपनी एक्ट के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं अंडर सेक्शन 63। देखिए, इट शुड बी ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स, कंपनी नॉट डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड डेट सर्विस सिक्योरिटीज बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट अमाउंट। कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ पीएफ, ग्रेच्युटी एंड बोनस। पार्टली पेड अप शेयर्स आर मेड फुली पेड अप। वही बस इसमें एक पॉइंट नहीं है, दैट इज कि जो कंपनी के जनरल मीटिंग है उसके अंदर रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, वो वाला पॉइंट नहीं है, बाकी सारे चारों पॉइंट एकदम सेम है।
देखिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए इसे जरूर प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 93 क्या कहती है? इफ द कंपनी हैज कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स द कंपनी शेल सेट असाइड इक्विवेलेंट बोनस शेयर्स एज इफ सच कन्वर्जन हैज बीन मेड इनटू इक्विटी शेयर्स। ये क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। सपोज कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, तो कितना हो गया शेयर कैपिटल 10 लाख, और कंपनी के 10,000 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो कितने हो गए 10 लाख। अब ये कन्वर्टेबल डिबेंचर है, हर डिबेंचर जो है वो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा 10 इक्विटी शेयर्स के अंदर, ठीक है, फ्यूचर में, अभी नहीं, फ्यूचर में ही कन्वर्ट होगा। अब सपोज कंपनी जो है वो बोनस इशू देती है 2:1 के अंदर, तो रेगुलेशन 93 के हिसाब से अगर कंपनी ने बोनस इशू दिया है 2:1, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, तो बोनस शेयर्स 1 लाख इंटू 2/1, ये तो होगा ही होगा, प्लस अगर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं जिनको कंपनी फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करेगी, तो उसका भी बोनस, चाहे वो अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी को उसके भी बोनस इशू का प्रोविजन एडवांस में बना के चलना है। मतलब ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेड इनटू 10 इक्विटी शेयर्स, तो 10,000 डिबेंचर्स कितने शेयर्स में कन्वर्ट होंगे? 10,000 इंटू 10 कितने हो गए? 1 लाख शेयर्स, यस और नो? तो उसके लिए भी बोनस इशू निकाला जाएगा इंटू 2/1 करके, तो जो टोटल बोनस शेयर्स होंगे वो होंगे 4 लाख बोनस शेयर्स, और अमाउंट उसका निकल के आएगा 40 लाख रुपीज। समझ में आई बात? सिर्फ 1 लाख इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट बोनस नहीं देना। अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी कन्वर्टेबल डेट है जो कि फ्यूचर के अंदर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगी, तो रेगुलेशन 93 क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिए, इफ द कंपनी हैज कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट देन कंपनी शेल सेट असाइड इक्विवेलेंट बोनस शेयर्स एज इफ सच कन्वर्जन हैज बीन मेड इनटू इक्विटी शेयर्स। कंपनी उतने नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इक्विवेलेंट निकाल करके सेट असाइड कर देगी, ये एज्यूम करके कि बोनस जो कन्वर्जन है वो हो चुका है। सच बोनस शेयर्स विल बी इशूड to the holders of debt instrument at the time of conversion of debt instruments into equity shares। मतलब जब ये convertible debentures को कन्वर्ट किया जाएगा इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो उस समय जो उनको प्रॉमिस्ड शेयर्स हैं ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट साथ में उनको जो ये बोनस इशू बीच में कंपनी ने किया था वो भी उनको मिलेगा। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, थ्योरी का क्वेश्चन आने के 2 नंबर के ट्रू फॉल्स में पूरे चांसेस हैं। समझ में आई बात? इसको नोट डाउन करिए फास्ट। इसके बाद रेगुलेशन नंबर 94 क्या कहता है? कंपनी शैल इशू बोनस शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश। कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। रेगुलेशन 95 ये इंपॉर्टेंट है, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बोनस इशू। देखिए अगर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है तो विद इन 15 डेज फ्रॉम द बोर्ड मीटिंग अप्रूविंग सच बोनस इशू। अब किस केस में रिक्वायर्ड है किस केस में नहीं वो अभी हमारा पार्ट नहीं है, वो हम लॉ में देखेंगे। शेयर होल्डर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग अप्रूविंग सच इशू। मतलब जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दिया उसके 2 महीने के अंदर बोनस इशू हो जाना चाहिए। तो ये 4 रेगुलेशंस है 92, 93, 94, 95, ये आपको तैयार करनी है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट सारा का सारा एक बार नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं राइट इशू की। सबसे पहले राइट इशू होता क्या है? कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी अगर फर्दर इशू करना चाहती है तो वो सीधे फ्रेश शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती, उसे सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देना पड़ता है कि वो चाहें तो कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं एट ए प्राइस लेस देन द मार्केट प्राइस। ये हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में भी देखा था। अब देखिए कुछ कंडीशंस है राइट इशू के अंडर सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। नोटिस मस्ट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड अंडर राइट इशू अलोंग विद द टाइम पीरियड। मतलब कंपनी जो नोटिस इशू करेगी उसके अंदर ये जरूर लिखा होना चाहिए कि कंपनी कितने शेयर्स राइट इशू के अंदर ऑफर करने जा रही है और कितने टाइम पीरियड में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। कम से कम 15 डेज का टाइम होना चाहिए और मैक्सिमम कितने दिन का होना चाहिए? 30 डेज का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, बड़े ध्यान से एक एक चीज सुनिए और जितना बता रहा हूँ सफिशिएंट है। Unless articles of the company specifically mention, it shall be presumed that shareholders have the right to renounce। मतलब लॉ ये मान के चलता है कि शेयर होल्डर्स के पास ये राइट टू रिनाउंस है। राइट टू रिनाउंस क्या होता है? उम्मीद करता हूँ आपको पता है कि अगर शेयर होल्डर्स खुद
शेयर्स नहीं खरीदना चाहते तो वो अपना कूपन किसी और को बेच सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज रिनाउंसमेंट ऑफ राइट। ये भी हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा था। तो अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर्स रिनाउंस नहीं कर सकते तो बात अलग है, अदरवाइज आर्टिकल्स में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो लॉ तो ये मान के चलता है कि शेयर होल्डर के पास ये कंप्लीट राइट है कि वो रिनाउंस कर सकते हैं अपने राइट को। इन केस ओरिजिनल शेयर होल्डर नीदर एक्सेप्ट्स नॉर रिनाउंस द शेयर, ना तो वो खुद खरीदता है और ना अपने राइट को रिनाउंस करता है ऑफर्ड अंडर राइट इशू, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये राइट है कि वो शेयर्स किसी और को इशू कर सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डिस्पोज ऑफ सच शेयर्स इन अ मैनर नॉट डिसएडवांटेजेस टू कंपनी एंड शेयर होल्डर। लॉ ने थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज लिखा है, लेकिन इसका सिंपल मतलब ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देन जो है किसी नए शेयर होल्डर को शेयर्स इशू कर सकते हैं। लॉ में उसे थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में लिख दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डिस्पोज ऑफ सच शेयर्स, और इस तरीके से जिससे ना तो कंपनी का नुकसान हो और ना शेयर होल्डर्स का कोई नुकसान हो। ठीक है, तो मेन जो है सेक्शन 62 में 3 कंडीशंस है। पहली, नोटिस में लिखा हो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और कितना टाइम, मिनिमम 15 मैक्सिमम 30। आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा हुआ तो माना जाएगा अनाउंसमेंट का राइट है। और तीसरी, ओरिजिनल शेयर होल्डर्स अगर ना एक्सेप्ट करते और ना रिनाउंस करते अपने राइट को तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसे अपने हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। समझ में आ गया? श्योर, इसे नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। नेक्स्ट, एक्सेप्शंस ऑफ राइट इशू, मतलब कि कंपनी फ्रेश शेयर इशू कर रही है लेकिन उसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, शेयर्स कैन बी ऑफर्ड डायरेक्टली टू न्यू इक्विटी शेयर होल्डर्स विदाउट ऑफरिंग टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इसका मतलब मैंने लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब ऐसे कौन से केसेस हो सकते हैं, अगर शेयर्स अलॉट किए गए हैं एम्प्लॉयज को अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, या शेयर इशू किए हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वेंडर्स को जो इशू करते हैं, ऑप्शन प्रोवाइडेड टू क्रेडिटर टू कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी शेयर्स, जो भी आपने पीछे मेरे साथ पढ़ा कि कंपनी ने अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं एट ए प्री स्पेसिफाइड प्राइस, गवर्नमेंट इशूज द ऑर्डर टू कन्वर्ट द डेट्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इनटू इक्विटी शेयर्स, मतलब गवर्नमेंट ने किसी तरह का लोन दे रखा है कंपनी को, और गवर्नमेंट ने, देखिए गवर्नमेंट पे ये पावर होती है कि अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को लोन दे रखा है और वो कंपनी किसी तरीके की प्लस माइनस कोई हरकत कर रही है तो गवर्नमेंट ऑर्डर इशू कर सकती है कि गवर्नमेंट ने जितना लोन दे रखा है उसको इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी पास किए हैं। गवर्नमेंट इशूज द ऑर्डर टू कन्वर्ट द डेट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इनटू इक्विटी शेयर्स, हाउएवर द गवर्नमेंट कैन डू सो इफ इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। गवर्नमेंट करेगी ये तभी जब वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर होगा। तो उम्मीद करता हूं कंडीशंस आपको क्लियर हैं और एक्सेप्शंस क्लियर हैं कि कब राइट इशू में हम किए बिना सीधे फ्रेश इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर सकते हैं। इसके बाद इसका सारा प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। उससे पहले आप ये दोनों पार्ट नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।